हेलो स्टूडेंट्स, आईसीएसई मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्यामिति में त्रिभुज की समझ के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। आपको पता है कि किसी समतल पर जो होता है, तीन रेखाखंडों से जो घिरा क्षेत्र होता है वो त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम त्रिभुज के गुणों के बारे में जानेंगे। तो त्रिभुज का जो नेचर होगा वो भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण किया जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम एक सपाट समतल पर त्रिभुज का फिगर लिखते हैं। यहाँ पर आपका त्रिभुज ABC है जिसमें तीन भुजाएं AB, BC और AC दिया हुआ है और तीन कोण शीर्ष पर तो आपका बना है, कोण A, कोण B और कोण C। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में जानते हैं। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब तीन बिंदु असंरेख होता है तो उसको अगर हम मिला देते हैं तो एक बंद आकृति बनती है जिसे हम त्रिभुज कह सकते हैं। अर्थात इसके विपरीत में जब हम जाते हैं हम ये कह सकते हैं कि तीन संरेख बिंदु से त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर तीन संरेख बिंदु होगा तो उससे त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। और तीन असंरेख बिंदु अगर होगा आपका, तो तीन असंरेख बिंदु जो है वो आपका ABC है। अगर इसको हम मिला देते हैं तो ये त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग त्रिभुज के बारे में सबसे पहले भुजा के गुणों को जानते हैं कि त्रिभुज का निर्माण संभव कब है। ठीक है, तो त्रिभुज का निर्माण संभव तब माना जाता है कि जब किन्हीं दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पर दो छोटी भुजा, जैसे आपका भुजा है AB, दूसरा भुजा है BC और तीसरी भुजा है AC। इस पर अगर हम बात करें तो आपका दो छोटी भुजा, किन्हीं भी दो छोटी भुजा को जोड़ते हैं, अगर हम AB प्लस BC को जोड़ते हैं तो वो तीसरी बड़ी भुजा होना चाहिए AC। मतलब दो छोटी भुजाओं का योग बड़ा होता है तीसरी भुजा से। ठीक है, यह कंडीशन जब तक नहीं उत्पन्न होगा तब तक त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम 1 2 3 लिख दें तो 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी लिख दिया जाए तो त्रिभुज बन जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या बना है, किन्हीं दो छोटी भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई दो छोटी भुजा को सेलेक्ट कर लेंगे। हम ऐसा नहीं कि AB प्लस BC, AB प्लस AC को भी अगर जोड़ लेते हैं तो वो आपका तीसरी भुजा BC से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम BC और AC को जोड़ते हैं, BC प्लस AC, तो वह आपका AB से बड़ी होनी चाहिए। मतलब दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। और इसको आप भुजाओं के मान के दिए रहने से ये पता कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम कहें कि क्या त्रिभुज का निर्माण संभव है 1 2 3 लेकर के, है ना, अगर आपका 2 4 6 है ये आपका भुजा, क्या संभव है। तीसरा हम लिख रहे हैं कि 3 4 5 लेकर के क्या भुजा संभव है त्रिभुज का निर्माण। यहाँ पर 4 6 8 लिख करके लिखते हैं। तो ये पता करना है आपको कि इस भुजाओं के दिए रहने से क्या त्रिभुज का बनना संभव है। आप यहाँ देखिए, दो छोटी भुजा का सिलेक्शन कर लीजिए, 1 2, क्योंकि 3 तो इसके कंपेयर में बड़ा चल रहा है, सबसे बड़ा है, तो छोटी भुजा को ही चुनना है। तो 2 1 3, बताइए 1 जोड़ 2 कितना हो रहा है 3। क्या तीसरी भुजा से क्या बड़ा हुआ, नहीं बड़ा हुआ। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 3 जो है तीसरी भुजा के क्या चल रहा है, बराबर चल रहा है, जबकि इसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, या बड़ा होता है तीसरी भुजा से। इसका मतलब इस मान के दिए रहने से हम त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते, ये संभव स्थिति नहीं है।
आइए आगे बढ़ते हैं। 2 4 6 है, ठीक है। तो दो छोटी भुजा को जोड़िए, 2 और 4 कितना हो जाता है 6। तो क्या 6 जो हुआ योग जो हुआ तीसरी से बड़ा हुआ नहीं हो रहा है, क्योंकि तीसरी भुजा कितना चल रहा है 6 है। तो यहाँ जो योग भी 6वें है, तो बराबर तक जो है यह संभव नहीं होगा, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इससे भी त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। आगे चलिए 3 4 5। तो दो छोटी भुजा आपका 3 4 है, आप 3 + 4 करते हैं तो 7 होता है, ठीक है। तो क्या 7 बड़ा है कि नहीं तीसरी भुजा 5 से। तो इसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो आपको पता चला कि दो छोटी भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होने की स्थिति में त्रिभुज का निर्माण संभव है। तो आपका अगर सवाल आ जाए कि निम्नांकित में आप देखिए, जांच कीजिए कि किससे त्रिभुज का निर्माण संभव है, तो ये क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला भी आपका है 4 और 6 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। तो 4 + 6 ये आपका 10 इज ग्रेटर देन 8, 10 इज ग्रेटर देन 8। दो छोटी भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, ठीक है। क्लियर हो गया। एक सिद्धांत आपका हुआ त्रिभुज का बनना कब संभव होता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो भुजा के आधार पर आपको पता होगा, भुजा के आधार पर हम त्रिभुज का वर्गीकरण करते हैं। तो 3 प्रकार के त्रिभुज, ठीक है। तो भुजा को आधार मान करके अगर त्रिभुज का वर्गीकरण करते हैं तो यहाँ पर आपको लिखते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। तीन टाइप का हो जाएगा आपको। पहला हो जाएगा समबाहु, दूसरा हो जाएगा समद्विबाहु, तीसरा हो जाएगा विषमबाहु। चलिए समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर भुजा के आधार पर समबाहु में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है, ठीक है। समबाहु किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ए बी और सी। तो यहाँ पर कंडीशन उत्पन्न हो जाएगा आपका समबाहु के लिए कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। इसका अर्थ हुआ कि ये समबाहु त्रिभुज हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समद्विबाहु, तो समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज खींचे हैं जिसमें ए बी बराबर ए सी। ए बी किसके बराबर है, ए सी। ऐसा जरूरी नहीं, आप किसी भी दो भुजा को बराबर कर सकते हैं, लेकिन इसमें तीसरी भुजा जो है इज नॉट इक्वल टू में जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू में, मतलब दो भुजा बराबर होगा और तीसरी भुजा उसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगर हम विषमबाहु त्रिभुज की बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं का जो मान होगा वो अलग अलग होगा। इसका मान क्या होगा, भिन्न होगा। अर्थात ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। इस कंडीशन में ये आपका विषमबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर भुजा के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु को बताया गया। कंडीशन मैंने वहाँ पर लिख रखा है कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होने पर समबाहु होगा ए बी बराबर ए सी। अगर कोई दो छोटी भुजा दो भुजा बराबर होगा और तीसरा बराबर नहीं होगा तो समद्विबाहु होगा, और तीनों अगर बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, विषमबाहु हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण देखते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण जो होगा वो आपका कोण के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। तो अब पहला होगा आपको समकोण त्रिभुज, दूसरा हो जाएगा
न्यून कोण त्रिभुज और तीसरा होगा आपका अधिक कोण त्रिभुज। आइए यहाँ पर समकोण त्रिभुज की जो परिभाषा है वो आपको है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण समकोण होना चाहिए। समझ गए? एक कोण क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। और समकोण त्रिभुज में अधिक से अधिक दो न्यून कोण होते हैं। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण समकोण होता है और अधिक से अधिक दो न्यून कोण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज हो गया ये आपका। न्यून कोण त्रिभुज जो है इसकी परिभाषा है कि जिसके प्रत्येक कोण की माप मतलब सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, अर्थात समकोण से कम होना चाहिए। प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा तो न्यून कोण त्रिभुज का निर्माण होगा। और अधिक कोण त्रिभुज में क्या है परिभाषा में कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण जो हो वो आपका 90 से अधिक हो, मतलब 90 डिग्री से एक कोण अधिक होगा। ठीक है, इस कंडीशन में भी आपको दो न्यून कोण बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज में एक समकोण हुआ, दो न्यून कोण। और न्यून कोण त्रिभुज में क्या हुआ? प्रत्येक कोण न्यून कोण हो गया, मतलब सब कोण 90 डिग्री से कम होगा। और अधिक कोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा कि एक कोण आपका 90 से अधिक होगा और शेष जो दो कोण होगा वो आपका न्यून कोण रहा। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज पर, क्योंकि समकोण त्रिभुज का जो है व्यापक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में सबसे अधिक जानकारी एक महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने दिया कि उन्हीं के सिद्धांत के आधार पर हम लोग पाइथागोरीय त्रिक का नाम सुने होंगे। एक त्रिक माना भुजाओं का जो संबंध है, समकोण त्रिभुज के भुजाओं का जो संबंध है वह भुजा का जो मान होता है, तीनों भुजाएं अगर एक साथ लिखी जाए तो उस भुजाओं के युग्म को क्या कहते हैं आप? पाइथागोरीय त्रिक कहते हैं। उस सिस्टम को कहा जाएगा पाइथागोरीय त्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल ये है। ठीक है, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में आपका एक कोण समकोण होगा। ठीक है, कोई एक कोण समकोण होगा। तो समकोण में जो होगा उसमें जो है वहाँ पर आप जैसे B यहाँ पर दे रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोण B ही समकोण होगा। आप किसी भी कोण को समकोण लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो कोण समकोण सेलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद का जो कोण होगा वह न्यून कोण ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर B सेलेक्ट करते हैं, A न्यून कोण और C न्यून कोण। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है ये आपका मान न्यून कोण हुआ। इस न्यून कोण के लिए सम्मुख भुजा क्या होगा? ये लंब कहलाएगा। और इस न्यून कोण का संलग्न भुजा क्या होगा? आधार होगा। तो संलग्न भुजा नीचे आधार हो गया आपका, और समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, और बताया भी गया है तो पूर्व के वीडियो में आपको, अगर न्यून कोण सिलेक्शन आप A को कर लेते हैं तो ये अल्टरनेटिव रूप से ये लंब आधार बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यून कोण सिलेक्शन कर लीजिएगा तो ये आपका सम्मुख भुजा ये हो जाएगा, तो ये आपका लंब हो जाएगा, और इसका संलग्न भुजा ये आपका आधार हो जाएगा। और कर्ण विरोधाभास के कारण आपको पता है संलग्न भुजा दो चल रहा है, AB और AC, तो लेकिन यह कर्ण पहले से है इसीलिए कर्ण रहेगा, संलग्न भुजा सिर्फ ये आधार होगा। क्लियर? तो ये आपको पता है। चलिए यहाँ पर हम लंब आधार को थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं। लंब आधार कर्ण की बात को हटाते हैं
तो यहाँ पर सबसे पहले हम पाइथागोरीय त्रिक को समझते हैं कि पाइथागोरीय त्रिक है क्या। तो आपको पता होगा कि पाइथागोरीय त्रिक में जो है वो आपका तीनों भुजाओं का मान दिया रहेगा। ठीक है, एक सिस्टम बनेगा कि जिसमें तीनों भुजाओं का मान दिया रहेगा। तो आपको ये समझना है कि पाइथागोरीय त्रिक कैसे बनाया जाए। अगर किसी एक भुजा का मान दिया रहे तो पाइथागोरीय त्रिक कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पाइथागोरीय त्रिक का एक सिस्टम जो बना है उसको आप पहले समझ लीजिए। यहाँ पर पाइथागोरीय त्रिक के लिए पाइथागोरीय त्रिक का जो फॉर्म बना है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो आपका है 2n n² -1 और n² +1। ठीक है, जहाँ पर ये आपका पाइथागोरीय त्रिक हुआ, जहाँ आपका n है ना इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर में यहाँ पर एक के अतिरिक्त नेचुरल नंबर होना चाहिए। मतलब वह नेचुरल नंबर का कैसा होना चाहिए, एक के अतिरिक्त, एक को छोड़ करके ये n का वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये पाइथागोरीय त्रिक बनेगा। इसको समझिए, पाइथागोरीय त्रिक में n का जो वैल्यू होगा ये फर्स्ट भुजा हुआ, दूसरी भुजा हुआ, तीसरी भुजा हुआ। ठीक है, तो इस सिस्टम में अगर हम लेते हैं तो किसी एक भुजा के दिए रहने से आपका पाइथागोरीय त्रिक का अन्य दो भुजा ऑटोमेटिक अपने प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण हम लेते हैं कि अगर कोई भुजा पाइथागोरीय त्रिक में से एक भुजा दिया हुआ हो, एक भुजा आपका कितना है, तो देखिए यहाँ एक भुजा जो है वो दी गई है। एक भुजा आपका है 12 cm, कितना है मान 12 cm। तो अन्य दो भुजा निकालना है, तो यहाँ सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि 12 cm से 12 cm दिया है, तो 12 cm से क्या करते हैं कि ये 12 cm को सबसे पहले यहाँ 2n फॉर्म देते हैं। क्या यह 2n फॉर्म में n का मान नेचुरल नंबर दे रहा है कि नहीं। ठीक है, और नेचुरल नंबर देने के बाद तब आप इसका जो है यहाँ पर n² -1 और n² +1 का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ जैसे ही सम संख्या होगा तो 2n जो होगा वह क्या होगा, 2n का मान देने से उसको वो मान आपका नेचुरल नंबर आ जाता है। ठीक है, क्या सम संख्या देने से क्या हो जाता है, n का मान नेचुरल आ जाता है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि उस नेचुरल में जो आने के बाद जो है उसका मान जो है वो n² -1 और n² +1 रखना है। तो इस कंडीशन में मेरा मान क्या आ रहा है, जैसे देखिए 2n = 12 चल रहा है, n = 12/2 लिखते हैं तो 6 निकल रहा है। ठीक है, तो ये 6 जो है 6² -1 n² -1 पर देते हैं, तो ये आपका हो जाता है 6² -1, तो आपका मान हो जाता है 6 के 36 -1 आपका 35 हो जाएगा। और n² +1 पर देते हैं तो 6² + 1 36 + 1 37 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक भुजा 12 है पाइथागोरीय त्रिक के लिए, तो दूसरी भुजा कितना होगा, 35 और 37 होगा। तो एक पाइथागोरीय त्रिक बना आपका 12, 35 और 37। ठीक है, अब इसी तरह से आपको समझना है कि इसमें जो है कोई सम संख्या दिया है तो वह फॉर्म किसका ले लेगा, 2n का। और जैसे ही विषम संख्या का मान है तो वह मान 2n का फॉर्म नहीं लेगा। ठीक है, क्या होगा, ऑड नंबर जैसे दिया है, कोई एक भुजा ऑड नंबर हो, विषम संख्या के रूप में हो, तो आपको
2n का फॉर्म नहीं लेगा, या तो वह n स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्म लेगा या तो वह n स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्म लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इस बात पर विचार करना है कि क्या यहाँ पर सभी इवन नंबर जैसे सम संख्या है तो क्या किसी भी सम संख्या को यहाँ भुजा दिया जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, कोई सम संख्या अगर रहेगा तो 2n का फॉर्म लेगा तो 2 से भाग देने पर वह पूर्णतः कट जाएगा, तो ये संख्या नेचुरल आ जाएगा। n का मान क्या आ जाएगा, नेचुरल, और नेचुरल होना ही चाहिए, कंडीशन लगा हुआ है। और एक के अतिरिक्त मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए। n का मान क्या आना चाहिए, 1 से बड़ा। तो चलिए, आपको पता चला होगा कि किसी भी सम संख्या के लिए आपका 2n फॉर्म जो है वो सफिशिएंट है। 2n फॉर्म दे करके आप n का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम 6 ले लेते हैं, भुजा का मान 6 है, एक भुजा का मान 6 है, तो यहाँ पर हम 6 लेते हैं तो ये 2n बराबर 6 लिख सकते हैं। n बराबर 6/2 3 आ गया। ठीक है, तो आप n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1 से 2 अन्य भुजा का मान आसानी से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, n स्क्वायर माइनस 1 3 स्क्वायर माइनस 1 9 माइनस 1 8, n स्क्वायर प्लस 1 3 स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 9 प्लस 1 इजकल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक भुजा आपका 6 है तो पाइथागोरस त्रिक बना 6 8 और 10, तो बना आपका 6 8 और 10। ठीक है, तो ये आप पाइथागोरस त्रिक को क्या करते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं। अब बात है कि जब मेरा ऑड नंबर दिया रहेगा, विषम संख्या दिया रहेगा, ठीक है, तो ऐसा संभव प्रत्येक विषम संख्या के लिए ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ अगर आप बात कीजिएगा, कोई विषम संख्या ले लेते हैं, जैसे एक विषम संख्या हम ले लेते हैं 7। ठीक है, एक भुजा अगर हम 7 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 7 को 2n का फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे 2n बराबर 7 लिखते हैं तो n बराबर 7/2 हो जाएगा, 7/2 जो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें कि n स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्म दें, तो यहाँ पहले देख लीजिए, n स्क्वायर माइनस 1 में क्या होता है, तो -1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, 7 + 1 8, और जब n का स्क्वायर जाएगा तो √8 हो जाएगा। तो √8 होने की स्थिति में वह आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल नहीं होगा, क्योंकि √8 क्या हो जाता है, जैसे चेक कीजिए, n स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 7, n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 + 1 इजकल टू 8, और यहाँ पर परिपूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर n स्क्वायर का मान आना चाहिए। जैसे ऑड नंबर देगा तो उसमें एक जोड़िए और एक घटाइए, सीधा सा नियम समझ लीजिए, एक जोड़िए और एक घटाइए, जोड़ने के बाद अगर वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो वो भुजा, उस भुजा के लिए क्या होगा, पाइथागोरस त्रिक बनेगा। या एक जोड़ने पर या एक घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनना चाहिए ऑड नंबर के लिए। इवन यहाँ पर सम संख्या के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रत्येक सम संख्या का आप पाइथागोरस त्रिक बना सकते हैं, क्योंकि वो 2n का फॉर्म ले लेता है। लेकिन विषम संख्या के लिए सोचना पड़ेगा कि कोई विषम संख्या दे दिया और आप उसका पाइथागोरस त्रिक निकालने ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर n का मान क्या हो जाता है, n स्क्वायर, n बराबर हो जाएगा √8 बराबर 2√2। इसका मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं चल रहा है, इज नॉट मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस तरह से पता चला कि ये 7 के लिए अगर n स्क्वायर में 2n का फॉर्म नहीं लेगा, n स्क्वायर माइनस 1 भी नहीं होगा, और n स्क्वायर प्लस 1 भी देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको +1 देंगे तो +1 क्या कर देगा, n स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 7, n स्क्वायर बराबर 7 माइनस 1 इजकल टू 6 हो जाएगा, n बराबर √6 होगा। तो ये आपको नेचुरल नंबर नहीं चल रहा है। ठीक है, n का मान क्या होना चाहिए, नेचुरल। ठीक है, तो ऑड नंबर में क्या करना है कि यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि प्रत्येक ऑड नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो आप प्रत्येक ऑड नंबर के लिए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पाइथागोरस त्रिक बन ही जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऑड नंबर का उदाहरण भी आप ले सकते हैं। जैसे ऑड नंबर का अगला उदाहरण, अगर हम एक भुजा ले लेते हैं 5 cm, क्या cm ले लेते हैं 5 cm या 5 यूनिट लेते हैं 5 इकाई, तो अगर हम इसको 2n का फॉर्म तो नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2n के फॉर्म से ये क्या होगा, नेचुरल नहीं आएगा n का मान, ठीक है। क्योंकि n का मान हो जाएगा आपको, जैसे देखिए 2n = 5 देते हैं, n = 5/2 इज नॉट मेंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नेचुरल। ये नेचुरल नहीं हुआ। अब बात आती है कि ये दूसरा फॉर्म देते हैं n² - 1 = 5, तो -1 जाएगा तो +1 होगा, तो ये n बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा 5 × 6, ठीक है। ये भी नेचुरल नंबर नहीं चल रहा है। अब बात है कि n² + 1 पर बात करें, 5 +1 जाएगा -1, तो n बराबर हो जाएगा आपका घटेगा तो 4, अंडर रूट 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2, ये नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पता चला कि कहीं तो है ये नेचुरल, तो कहीं नेचुरल होना चाहिए। पाइथागोरस त्रिक के तीनों फॉर्म को डालने से 2n या n² - 1 और n² + 1 पर अगर नेचुरल आ जाता है, तब उस कंडीशन में वो n का मान क्या हो जाएगा, वही संख्या। तब आप यहाँ पर बात करते हैं कि अगर n² + 1 का मान आया, तो n का मान कितना आ गया आपको 2, नेचुरल हो गया। तो नेचुरल के स्थिति में पाइथागोरस त्रिक संभव है। तो अब आप देखते हैं कि ये n² + 1 का फॉर्म लेकर के नेचुरल बना, ठीक है। तो ये n² + 1 का वैल्यू हो गया, यहाँ पर n का मान 2 आया है, याद है। तो 2 के लिए क्या होगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर रखने से क्या हो जाएगा 2² - 1 तो 3, तो आपका हो गया 3 एक भुजा 4 और एक भुजा 5। पाइथागोरस त्रिक संभव है, ठीक है। तो मैं यही बताने का प्रयास कर रहा था कि प्रत्येक ऑड नंबर को आप ये नहीं कर सकते हैं कि इसका पाइथागोरस त्रिक संभव ही नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ऐसा संभव तब होगा जब ये 2n का तो फॉर्म लेगा नहीं, या तो n² - 1 n² + 1 में किसी कंडीशन पर अगर n नेचुरल आ जाता है तो पाइथागोरस त्रिक संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो इसको हम कैसे जानेंगे कि ये संभव है असंभव है? तो बिल्कुल आसान सा उपाय देखिए कि जो नंबर दिया गया है, एक भुजा जितना दिया हुआ है उसमें एक जोड़ दीजिए पहले। अगर वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा, पाइथागोरस त्रिक बनेगा। या एक घटाने के बाद अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो पाइथागोरस त्रिक बनेगा, क्लियर। अन्यथा पाइथागोरस त्रिक नहीं बनेगा। चलिए आगे हम पाइथागोरस त्रिक को समझ लिए। तो पाइथागोरस त्रिक जो है वो आप चेक भी कर सकते हैं, कोई संख्या दिया हुआ है तो पाइथागोरस त्रिक है या नहीं, तो आप यहाँ पर चेक कीजिए 3, 4, 5। अब चेक करते हैं पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं, ठीक है। तो इसको चेक कैसे करना है, तो पाइथागोरस ने क्या कहा कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह पाइथागोरस त्रिक होता है, ठीक है। तो दो छोटी भुजा का वर्ग तो 3² + 4² तो कितना हो जाता है 9 + 16 = 25, और सबसे बड़ी भुजा को अलग रखिए 5² 25। क्या ये बराबर हुआ, बराबर है, तो यह पाइथागोरस त्रिक है, क्लियर। चलिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज में मैंने पाइथागोरस त्रिक को बताया। अगला समकोण त्रिभुज के बाद आपका त्रिभुज था न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज चल रहा है, ठीक है। तो जब समकोण त्रिभुज के बाद हम लोग चलेंगे तो अधिक कोण त्रिभुज में एक अधिक कोण त्रिभुज हम यहाँ पर बनाते हैं। एक अधिक कोण त्रिभुज ABC है, AB और C है, जहाँ B पर जो बना है वो 90 डिग्री से अधिक कोण बना है, अर्थात B > 90 डिग्री। B का मान 90 डिग्री से अधिक है। तो जिस त्रिभुज का
एक कोण जो है 90 से अधिक हो जाएगा तो शेष जो दोनों कोण बचेगा ऑटोमेटिक क्या बचेगा, न्यून कोण बचेगा। ठीक है, तो जिस त्रिभुज में एक 90 से अधिक हो जाएगा एक कोण, तो उस त्रिभुज को हम लोग अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। और अधिकोण त्रिभुज का ज्यामितीय जो रिजल्ट है, ज्यामितीय जो प्रमेय है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखें। तो अधिकोण त्रिभुज में क्या होता है रिजल्ट? अगर आप समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में जो रिजल्ट बना है वो आपका ए, बी और सी के लिए इसको देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट बना है कर्ण स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो क्या बना है, तो ये से पहले समझ में आना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज में जो रिजल्ट बना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसको आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये चीज़ डीप में और अंदर जाइएगा तो ऐसा नहीं बना है। ये बना क्या है कि समकोण के सामने की भुजा का वर्ग, समकोण के सामने की भुजा का वर्ग समकोण को बनाने वाली, समकोण को जिसने बनाया है वो समकोण उत्पादक भुजा के वर्गों के योग के बराबर हुआ है। ये नेचर है इसका कि समकोण के सम्मुख भुजा के वर्ग बराबर क्या होता है, समकोण को जिसने बनाया उस भुजा के वर्गों का योग, ऐसा बना है। तो क्या आप अधिकोण में ऐसा बोल सकते हैं? अधिकोण में क्या होगा? हालांकि अधिकोण का रिजल्ट इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अधिकोण के रिजल्ट को अगर हम लिखें तो यहाँ पर आपका है, चूंकि त्रिभुज ABC में कोण B इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है, कोण B आपका 90 से अधिक है, तो अधिकोण का रिजल्ट भी समकोण के जैसा पहले सोचिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे का रिजल्ट देंगे। तो क्या बना था समकोण के सामने की भुजा का वर्ग, तो अधिकोण के सामने की भुजा का वर्ग क्या आ जाएगा आपका? देखिए B के सामने कौन सा बना है आपका AC, तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, अधिकोण को जिसने बनाया, अधिकोण को किसने बनाया, AB और BC, अधिकोण उत्पादक भुजा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर तो नहीं है, क्यों नहीं है तो उसका कारण हम बताते हैं। चूँकि है क्या, यहाँ पर परपेंडिकुलर ऑटोमेटिक AB चल रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये लंब है मान लिया जाए, क्योंकि लंब और आधार है एक दूसरे पर लंब चल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो लंब है नहीं, यहाँ पर लंब नहीं है, तो हमको क्या रिजल्ट आता है इसमें? तो देखिए यहाँ से हम सम्मुख भुजा को बढ़ाते हैं, यहाँ से लंब डालते हैं और CB भुजा को बढ़ाते हैं, यहाँ से हम CB भुजा को बढ़ाते हैं आगे, तो यहाँ पर लंब डाला गया AD, लंब डाला गया AD। अब देखिए यहाँ पर लंब डाला गया कब, CB भुजा को बढ़ाने से, यहाँ पर पहले से ही लंब था। ठीक है, इसीलिए इसमें एक्स्ट्रा जो है एड रिजल्ट नहीं हुआ है लंब होने के कारण, लेकिन इसमें क्या है, लंब था ही नहीं, तो यहाँ से ए से लंब डाला गया, CB भुजा को बढ़ाया गया, तो अधिकोण के रिजल्ट में +2 इंटू होता है पूर्व का जो आधार भुजा था ये, ठीक है, जिस पर लंब डाला गया था। तो बताइए ये कितना है आपका BC, 2 इंटू आधार भुजा क्या चल रहा था BC। ठीक है, उसके बाद इंटू दूसरा होता है अधिकोण से लंब की दूरी, अधिकोण से क्या बोला गया, लंब की दूरी, तो हो जाएगा BD। ये आपका अधिकोण त्रिभुज का रिजल्ट है। क्लियर? क्या बोला गया, अधिकोण के सामने की भुजा का वर्ग अधिकोण के उत्पादक भुजा के वर्गों का योग +2 इंटू आधार की भुजा BC इंटू अधिकोण से लंब की दूरी। ठीक है, अधिकोण से लंब की दूरी।
अब कहिएगा कि यहाँ पर नहीं बना ऐसा, तो मैंने बताया कि यहाँ पर लंब पहले से था। अगर हम +2 इंटू आधार भुजा BC दे भी दें तो यहाँ से अधिक समकोण से लंब की दूरी क्या है, तो समकोण की तो पॉइंट तो आपका क्या चल रहा है, इसी जगह समकोण बना है और यहाँ से लंब की दूरी क्या करेंगे, यही तो पॉइंट लंब के लिए है। ठीक है, अगर उसका मान 0 हो जाता है तो 0 गुना कुछ भी करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ के लिए आपका अगर BD की कल्पना करें, यहाँ से अगर हम लंब डालते हैं तो D कहाँ आएगा, लंब तो ये पहले से है। अगर यहाँ से D हम संपाती कर दें तो BD का दूरी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 0 बैठाते हैं तो ये मान 0 हो जाएगा। ठीक है, हमको लग रहा है कि कुछ छात्र समझ गए होंगे इस चीज़ को। चलिए आगे हम इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अधिक कोण का रिजल्ट हम प्रूव करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, चूंकि त्रिभुज ABC में आपका कोण B इज ग्रेटर देन चल रहा है 90 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो समकोण त्रिभुज को चलाना है। समकोण त्रिभुज क्या करता है, तो समकोण त्रिभुज जो बना है वो आपका देखिए यहाँ से AD और आपका बना है C। यहाँ से देखिए किस त्रिभुज को स्टार्ट करते हैं, AD और C को। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा, कोण D जो है वो आपका समकोण बना है, कोण D समकोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, इसको थोड़ा देर देखना छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा पाइथागोरस में, AC स्क्वायर समकोण के समलंब भुजा है, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट AC स्क्वायर को प्रूव नहीं करना है ना। अब देखिए AD ये आपका चल रहा है। अब यहाँ AD के लिए यहाँ पर देखिए एक छोटा सा समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना है AD और B। ठीक है, तो AD आपका क्या चल रहा है, तो AD जो है वो आपका क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका BD स्क्वायर। ठीक है, AD स्क्वायर बराबर इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस, अब DC क्या है, तो DC जो है वो आपको ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का पूरा आधार है। तो DC को पार्ट में तोड़िए, क्या टूटेगा आपका, BD प्लस BC या BC प्लस BD, दोनों जुट करके पार्ट आपका क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। तो DC पर स्क्वायर है, तो पहले इसको लिखिए BC प्लस BD और का होल स्क्वायर, स्क्वायर में चल रहा है। अब इसको A प्लस B के होल स्क्वायर से प्रसारित कर दीजिए। तो यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका, A प्लस B का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB, 2 इंटू BC इंटू BD। अब देखिए प्लस BD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर कैंसिल हो गया और आपका रिजल्ट प्रूव हो चुका है। अब क्या आ गया, देखिए यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, यही आपका रिजल्ट है। ये किसका मान आया, AC स्क्वायर का। क्लियर, तो आपको पता चल गया होगा कैसा अधिकोण त्रिभुज में क्या होता है, कि अधिकोण के सामने की भुजा का क्या होता है, वर्ग अधिकोण के उत्पादक भुजा के वर्गों का योग। ठीक है, प्लस में 2 इंटू आधार भुजा और अधिकोण से लंब की दूरी का गुणनफल होता है इसमें। क्लियर, अब हम न्यूनकोण त्रिभुज के रिजल्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर एक न्यूनकोण त्रिभुज को हम बनाते हैं।
जिसमें न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा है आपको, जिसका प्रत्येक कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। ठीक है, प्रत्येक कोण क्या होता है, न्यून कोण, मतलब 90 डिग्री से कम होगा। तो जैसे एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पर ए बी और सी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर तीनों कोण न्यून कोण चल रहा है। ठीक है, तो आप किसी एक न्यून कोण को सेलेक्ट कर लीजिए पहले। तो जैसे अगर हम बी कोण को सेलेक्ट कर लिए न्यून कोण के लिए, किसको सेलेक्ट कर लिया गया, बी कोण को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम न्यून कोण में बी सेलेक्ट किया, ऐसे तो तीनों न्यून कोण चल रहा है, सी सिलेक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बी सेलेक्ट करते हैं तो क्या हो गया बताइए, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा, पहले इसको आप समझ लीजिए, क्या रिजल्ट आएगा आपको पता होना चाहिए। क्या रिजल्ट आएगा, तो न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग क्या हो जाएगा बताइए, तो इसलिए AC स्क्वायर होगा। न्यून कोण को जिसने बनाया, किसने बनाया, तो यहाँ AB और BC। ठीक है, तो बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, माइनस में 2 होगा, अधिक कोण में +2 और न्यून कोण में -2 इंटू आधार की भुजा, यही बोला गया BC इंटू क्या बोले थे, अधिक कोण से लंब की दूरी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, न्यून कोण से लंब की दूरी। तो आप बताइए, न्यून कोण सेलेक्ट बी हुआ है, तो यहाँ से हम एक लंब डालते हैं BD, तो न्यून कोण से लंब की दूरी क्या हो गया, BD हो गया। क्लियर हो गया ये कि ये रिजल्ट होता है। अब हम इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज को ऐसा सिलेक्शन लेना है कि मेरा AC जो है वो कर्ण बन जाए, चूंकि AC स्क्वायर प्रूव करना है। ठीक है, चूंकि है क्या, समकोण त्रिभुज यहाँ पर लंब डाले हैं, तो 90 डिग्री यहाँ बना है, तो ये भी समकोण त्रिभुज है ना, ABD भी है और आपका ACD भी समकोण त्रिभुज दोनों तरफ है। तो आप कैसे समकोण त्रिभुज का सिलेक्शन करते हैं, जिसमें कर्ण मेरा AC आ जाए। ठीक है, क्योंकि AC स्क्वायर का रिजल्ट देना है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पर 90 बना है दोनों तरफ, तो बताइए यहाँ ADC लिखते हैं, त्रिभुज ADC में है ना, क्या कहाँ पर समकोण बना है, कोण D = 90 डिग्री। अब बताइए इसके सम्मुख भुजा क्या हो गया आपका, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, इसलिए AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर जोड़ DC स्क्वायर, AD स्क्वायर जोड़ DC स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होगा। अब देखिए कि आपको पहले से ही पता है कि ये दोनों चेंज होगा, तो चेंज होने का नियम क्या हो गया, एक भुजा जो होगा वो पाइथागोरस प्रमेय से चेंज होगा और दूसरा पार्ट जो होगा वो भुजा के योग अथवा अंतर से चेंज होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ AD स्क्वायर को क्या करते हैं, किससे चेंज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ AD स्क्वायर इस त्रिभुज से चेंज कीजिए। AD आपका क्या चल रहा है, ये लंब है मान लेते हैं। ठीक है, तो बताइए लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब देखिए इस त्रिभुज से चेंज हो गया। अब चूंकि है क्या, इस त्रिभुज का रिजल्ट लिखे हैं, तो इस त्रिभुज से चेंज कर देना है। अब प्लस DC स्क्वायर है, तो DC किससे चेंज होगा, तो भुजा के योग या अंतर से। तो ये DC है क्या, देखिए ये DC है, ये पार्ट एक पार्ट है, तो हमको क्या लिखना है कि इस पार्ट को अंतर से चेंज कीजिए। ठीक है, कैसे अंतर से चेंज कीजिएगा, टोटल भुजा रहता है बड़ा भुजा, तो उसको क्या करते हैं, पार्ट प्लस पार्ट, लेकिन इस पार्ट को अगर चेंज करना हो तो टोटल माइनस पार्ट लिखिए। पार्ट को चेंज करना है तो कैसे लिखना है, टोटल माइनस पार्ट। अब देखिए टोटल क्या है, BC है और एक पार्ट माइनस कर लीजिए BD को। ठीक है, तो क्या DC बच जाएगा कि नहीं, तो यही टोटल माइनस पार्ट से चेंज कीजिए। तो यहाँ पर आपका DC जो है वो हो जाएगा BC टोटल है और माइनस एक पार्ट BD।
का होल स्क्वायर, स्क्वायर में चल रहा है। तो क्या बताया गया कि जैसे ही आप त्रिभुज का सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं उस त्रिभुज के लिए, और एक भुजा का जो वर्ग को चेंज करते हैं दूसरे त्रिभुज से, और एक भुजा को जो चेंज करते हैं वो भुजा के योग अथवा भुजा के अंतर से। तो ये DC अगर पार्ट होगा तो टोटल माइनस दूसरा पार्ट हो जाएगा, और अगर पूरा भुजा अगर दिया रहेगा बड़ी भुजा तो पार्ट जोड़ पार्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। तो ये AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर प्रसारित करते हैं तो ये हो जाता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर BD स्क्वायर होगा, और माइनस 2 इंटू BC इंटू BD। क्लियर। अब देखिए माइनस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये बचा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 इंटू BC इंटू BD, और ये रिजल्ट आपका AC स्क्वायर का हुआ। ठीक है, तो अगर आपको कोई सवाल ऐसा मिले कि एक अधिकोण त्रिभुज में कोई कोण सेलेक्ट कर दिया जाए कि ये अधिकोण बना है, ABC कोई को सेलेक्ट करेगा तो किसी कोण को सेलेक्ट कर देता है, तो उसको आप रफ फिगर खींच करके उसका रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर दूसरा कोण न्यून कोण बन जाता है तो थोड़ा सा देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोण B ही न्यून कोण बनेगा। अगर आपको C सेलेक्ट कर लेता है न्यून कोण, क्योंकि न्यून कोण तो कोई भी हो सकता है, A, B और C। ठीक है, न्यून कोण सिलेक्शन किसका हो गया? C का। तो बताइए रिजल्ट क्या होगा? तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा का वर्ग। ठीक है, सारा चीज चल रहा है पाइथागोरस से, जैसे समकोण के सामने की भुजा का वर्ग हम लोग बोलते हैं कर्ण स्क्वायर। ठीक है, और समकोण को बनाने वाली भुजा तो लंब और आधार बोलते हैं, तो बोलते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लेकिन उसके अंदर से क्या चल रहा था? उसके अंदर से चल रहा था समकोण के सामने की भुजा का वर्ग और समकोण उत्पादक भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें भी वही चलेगा। ठीक है, तो बताइए न्यून कोण में C सेलेक्ट हुआ तो इसके सामने की भुजा क्या हो गया? AB स्क्वायर, तो ये AB स्क्वायर चलेगा। हो गया। न्यून कोण को C को किसने बनाया? तो AC और BC ने बनाया, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। माइनस में होता है 2 इंटू न्यून कोण के लिए माइनस याद रखना है, 2 इंटू आधार भुजा क्या हो जाएगा आपका BC, और इंटू अब न्यून कोण से लंब की दूरी। अब न्यून कोण से हम लंब डालेंगे सम्मुख से 100 से, तो यहाँ से ये D लंब डाला गया, तो यही हो गया न्यून कोण से लंब की दूरी। क्या हो गया? CD। क्लियर। ये पता रहना चाहिए आपको कि न्यून कोण का सिलेक्शन जब होगा तो या तो B होगा या तो C होगा या कभी A हो जाएगा, उससे घबराना नहीं है। एक फिगर खींचिए, आपको टोटल रिजल्ट का पता चलेगा। ठीक है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस टाइप का आ जाता है तो अधिकोण त्रिभुज या न्यून कोण त्रिभुज में तो आपको न्यून कोण सेलेक्ट किया रहेगा। ठीक है, और न्यून कोण सिलेक्शन के बाद आप एक फिगर खींच लीजिएगा और उस पर लंब डाला रहेगा। ठीक है, तो चूंकि न्यून कोण त्रिभुज में लंब जो डाला जाता है वो समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे अधिकोण त्रिभुज कहेगा उसमें जो लंब डालता है तो अधिकोण त्रिभुज में जैसे ही लंब डालेगा तो वह भुजा को बढ़ाने से तब उस पर लंब स्थिर रहता है। ठीक है, तो आप भुजा को बढ़ा करके लंब डाल लेते हैं और उसके रिजल्ट को आसानी से समझ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको त्रिभुज के गुणों के बारे में बताया, और यहाँ पर अधिकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज को मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है।